Hello and welcome to the online platform of Ross Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on daily news review. So, in today's lecture, we'll be discussing about the yesterday's and today's news as well. हमने न्यूज़ कवर करी हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से लाइक द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस एंड सो ऑन. आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर GS2 and GS3. Next, we'll be discussing about the 22nd Law Commission of India, then government to delay implementation of laptop PC import curb, जिसको हमने recently ही discuss किया था. Then we'll also discuss about the Goods and Services Tax Council move and for very important international relation के लिए हम discuss करेंगे Saudi-Israel relations. Along with that, we'll be discussing about the FATF and Morgan Stanley's upgrades India's to overweight. So, without wasting any time, let's see what is in the news. बात की जा रही है इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल के बारे में. रिलेवेंस है जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3 के लिए. रिसेंटली लोकसभा ने पास कर दिया है इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल. ये बिल एम कर रहा है कि एम्पावर करेगा कमांडर इन चीफ एंड ऑफिसर इन कमांड को फॉर इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस with all the disciplinary and administrative power over any personnel serving in attached to such organization. आज की डेट में अगर हम बात करें जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस हमारे पास हैं वो सभी अपने अपने स्पेसिफिक सर्विसेज एक्ट के थ्रू डील करती हैं. लाइक आर्मी की बात करें तो आर्मी एक्ट 1950, नेवी की बात करें तो नेवी एक्ट 1957, वहीं अगर हम एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स एक्ट 1950. सो जैसे ही ये बिल आएगा ये एक बेटर डिसिप्लिन इंटर सर्विस इस्टेब्लिशमेंट को यहाँ पर बनाएगा जिसको हेड किया जाएगा बाय द ISO. अब इससे होगा क्या? देखिए, पहली बात तो जितनी भी पर्सनल डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग है उनको ऑन टाइम यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाएगा. साथ ही जो पब्लिक मनी है, मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, प्रोसीडिंग्स हैं, उनको यहाँ पर ख़त्म किया जाएगा और ऑन टाइम ये जो डिस्पोजल ऑफ केसेस है उनको समय रहते यहाँ पर सुलझाया जाएगा. साथ ही यहाँ पर एक इंटीग्रेशन देखने मिलेगा तीनों सर्विसेज के अंदर जिसकी वजह से जो फंक्शनिंग है आर्मी का वो बहुत अच्छा हो जाएगा. सो व्हाट विल हैपन हियर, जो कमांडर इन चीफ, ऑफिसर इन कमांड या जो भी अदर ऑफिसर्स हैं दे विल स्पेशली एम्पावर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कि इनके पास डिसिप्लिनरी और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होंगे इन all over personal inter services organization. नाउ द क्वेश्चंस कम कि आखिर इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है क्या. देखिए, अभी की अगर हम बात करें तो इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन ये कॉन्स्टिट्यूट की जा रही है अंडर दिस बिल. यहाँ पर इंक्लूड किया जा रहा है अंडमान निकोबार कमांड्स को, डिफेंस स्पेस एजेंसीज को और जितनी भी नेशनल डिफेंस अकेडमीज हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है एक इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपने आप में एक पर्सनल बिलोंगिंग होगा to at least two of the three services like Army, Navy and the Air Force. ये इसको यहाँ पर प्लेस किया जाएगा अंडर द कमांड ऑफ ऑफिसर इन कमांड. ये ऑर्गेनाइजेशन साथ ही इंक्लूड करती हैं जॉइंट सर्विसेज कमांड को जिनको अगेन कमांडर इन चीफ के कंट्रोल में दिया जाएगा. अब देखिए हुआ क्या है, आज की डेट में अगर हम बात करें तो कमांडर इन चीफ की बात कर लें या ऑफिस इन कमांड की बात कर लें, इनके पास इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसिप्लिनरी या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस या एक्सरसाइज करने के लिए किसी भी तरीके की पावर नहीं है. ठीक है, अब ये बिल इनको एम्पावर कर देगा कमांडर इन चीफ, कमांड ऑफिसर इन कमांड को कि इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन को एक्सरसाइज कर पाएँ, कमांड कर सके, कंट्रोल कर सके ओवर द पर्सनल सर्विंग इन दी अटैच टू इट. साथ ही ये रिस्पॉन्सिबल होंगे ताकि डिसिप्लिन को मेंटेन किया जा सके, प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी दिया जा सके बाय द सर्विसेज पर्सनल. नाउ द क्वेश्चंस कम कि और दूसरे फोर्सेस क्या हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आपको देखने मिलेंगे. देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकता है कि कोई भी जो फोर्स है जिसको रेज या मेंटेन किया जा रहा है इंडिया के अंदर उसको उसके ऊपर भी ये बिल अप्लाई हो सकता है. नाउ द क्वेश्चंस कम, जिस कमांडर इन चीफ के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आखिर वो होंगे कौन. देखिए, जो भी ऑफिसर एलिजिबल होगा टू बी अपॉइंटेड एज द कमांडर इन चीफ या ऑफिसर इन कमांड वो कौन होंगे, वो एक जनरल ऑफिसर हो सकते हैं रेगुलर आर्मी के,
इनफैक्ट अबव द ब्रिगेडियर रैंक। दूसरा, वो एक फ्लैग ऑफिसर हो सकते हैं नेवी रैंक के, लाइक आप बात करेंगे एडमिरल ऑफ द फ्लीट, एडमिरल, वाइस एडमिरल एंड रियर एडमिरल एट्सेट्रा। अलॉन्ग विद दैट वो एयरफोर्स ऑफिसर हो सकते हैं अबव द रैंक ऑफ ग्रुप कैप्टन। So he or she will be empowered to exercise all the disciplinary and the administrative power। कमांडिंग ऑफिसर की अगर हम बात करें तो ये बिल प्रोवाइड कर रहा है कि एक कमांडिंग ऑफिसर होगा जो कि सारी यूनिट्स को, शिप के इस्टेब्लिशमेंट को यहाँ पर कमांड देगा। ये ऑफिसर परफॉर्म करेगा अलग अलग ड्यूटीज़, लाइक कौन सी ड्यूटी देनी है, बाय द कमांडर इन चीफ और ऑफिसर इन कमांड टू द इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही ये जो कमांडिंग ऑफिसर होंगे दे विल बी एम्पावर्ड टू इनिशिएट ऑल द डिसिप्लिनरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ओवर पर्सनल अपॉइंटमेंट, डेप्यूटेड, पोस्टेड और अटैच टू दैट इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, जहां बात की जा रही है 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंस विद द जीएस पेपर 2। यूनियन गवर्नमेंट यूनियन कैबिनेट जिसे चेयर कर रहे हैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक्सटेंशन अप्रूव कर दिया है ऑफ द 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया टिल 31 अगस्त 2024। अब देखिए ये पूरा का पूरा स्टेप है क्या, लॉ कमीशन क्या होता है, हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। देखिए इंडिया में लॉ रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आप आज से 300 साल पहले देख लीजिए, ब्रिटिशर्स का आना, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 का आना, जो कि लेजिस्लेटिव पावर दे देगा गवर्नर जनरल काउंसिल के हाथ में, और इस तरीके के लॉज का बनना टिल 1834 टिल 1920 कंटिन्यू रहेगा। सबसे पहले चार्टर एक्ट इस्टेब्लिश करेगा ऑल इंडिया लेजिस्लेचर, द लेजिस्लेटिव काउंसिल विद द पावर ऑफ लेजिस्लेशन। ये लेजिस्लेटिव काउंसिल रिपील की जा सकती है, रिपील कर सकती है, अमेंड कर सकती है या ऑल्टर कर सकती है किसी भी लॉ को, या किसी भी तरीके के जो रेगुलेशंस हैं अंडर दी ब्रिटिश इंडिया। साथ ही इस एक्ट ने अलाउ किया गवर्नर जनरल इन काउंसिल को कि वो अपॉइंट कर सकते हैं एक इंडियन लॉ कमीशन, ताकि वो इंक्वायर करे, इन्वेस्टिगेट करे किसी भी मैटर ऑफ लॉ के अंदर। और इसी सब को देखते हुए पहला लॉ कमीशन इस्टेब्लिश किया गया 1834 में, जिसे हेड किया था लॉर्ड थॉमसन बैगिंगटन मैकाले ने, और इन्होंने प्रोड्यूस किया, ड्राफ्ट किया द पीनल कोड, लिमिटेशन लॉ एंड द स्कीम ऑफ प्लीडिंग एंड प्रोसीजर। सब्सिक्वेंटली लॉ कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया इन 1853, देन 1861 एंड 1879, ताकि जो डिफरेंट लेजिस्लेशन है इंडियन कंडीशन के हिसाब से उनको ठीक किया जा सके या उन पे कोई डिसीजन लिया जा सके। और इसी के अंदर आप देखेंगे इंडियन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ऐसी सारे अलग अलग लॉ कमीशंस बिठाए गए और उनको यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया। तो ये तो थी बैकग्राउंड की बात। हम बात करते हैं वर्तमान समय की। लॉ कमीशन इंडिया में एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, पहली चीज़ आप याद रखेंगे। इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है बाय द नोटिफिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। ये कमीशन एक स्पेसिफिक टर्म के लिए काम करता है विद द रेफरेंस टू कंडक्ट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ लॉ। क्या आवश्यकताएं हैं, क्या रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, ये रिकमेंडेशन देता है गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट्स के आधार पर। और यही कमीशन है, ये रिसीव करता है रेफरेंसेस फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। आज की डेट तक अगर हम बात करें तो इस कमीशन ने सबमिट करी है 277 रिपोर्ट ऑन वेरियस सब्जेक्ट विच नीड्स टू बी चेंज। इंडिया में अगर हम बात करें तो लॉज को बनाना, लॉज में क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए, क्या आवश्यकता है, उन सभी को लेकर लॉ कमीशन बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। इसका विजन और मिशन क्या है, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये रिव्यू करता है और रिपील करता है एब्सोल्यूट लॉज को। ये ऐसे सारे लॉज की तहकीकात करता है कि वो किसी गरीब व्यक्ति के ऊपर या सोशो इकोनॉमिक पॉइंट से किस तरीके से अफेक्ट डालेंगे। साथ ही ये इंश्योर करता है कि जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है ये रिस्पॉन्सिव हो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और टाइमली जो डिसीजन आने चाहिए उनको डिलीवर करे। साथ ही एग्जिस्टिंग लॉज को रिव्यू करना,
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ को ध्यान में रखते हुए और जो भी इम्प्रूवमेंट है उनको सजेशन देना, नेसेसरी लेजिस्लेशन को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड अचीव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जेक्टिव आर सम ऑफ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल वर्क। साथ ही ये लॉ फोकस करता है कि जो लॉज हों वो जेंडर इक्वालिटी को लेकर हों, प्रॉस्परस हों, इस तरीके के अमेंडमेंट लाने चाहिए। अलॉन्ग विद दैट ये बात करते हैं कि सेंटर को इस तरीके से एक्ट करना चाहिए कि वो एनामलीज को दूर करे, इनइक्वालिटी और एम्बिगिटीज़ को दूर करते हुए ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए फूड सिक्योरिटी को लेकर काम करे। जो भी मेजर्स हैं जिससे मार्जिनलाइज कम्युनिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है उन्हें भी लेने का काम करे। ये सारी चीज़ें आपको लॉ कमीशन में देखने मिलेगी। अगर हम 22nd लॉ कमीशन की बात करें तो इसका कंपोजिशन कुछ इस तरीके से है विच इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एक फुल टाइम चेयरपर्सन आपको देखने मिलेगा, 4 मेंबर्स आपको देखने मिलेंगे जो कि इंक्लूडिंग मेंबर एंड सेक्रेटरीज ऑल्सो। इसके अलावा आपको सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स एज द एक्स ऑफिशियो मेंबर इसमें देखने मिलेंगे। एक सेक्रेटरी आपको देखने मिलेगा विद द लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट एज एक्स ऑफिशियो मेंबर एंड नॉट मोर देन 5 पार्ट टाइम मेंबर्स इनटू इट। जो भी फॉर्मर चीफ जस्टिस रहते हैं वो आप देखेंगे इसके चेयरपर्सन के रूप में काम करेंगे। करंटली विल टॉक अबाउट द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट ऋतु राज अवस्थी इसको चेयर कर रही हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। डीजीएफटी ने देखिए जो सस्पेंड कर दिया है अभी लैपटॉप पीसी इंपोर्ट कर को 1 नवंबर तक। अब देखिए एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें बिल्कुल इम्पोज कर दिया गया था कि लैपटॉप पीसी टैबलेट्स जैसी जो भी चीज़ें हैं उनको इमीडिएट इफेक्ट के साथ उनके इंपोर्ट पर बैन लगाया जा रहा है। लेकिन डायरेक्टरेट जनरल ऑन फॉरेन ट्रेड ने यहाँ पर बोला है कि देखिए ठीक है नोटिफिकेशन आ गया है लेकिन हम इसको 1 नवंबर तक सस्पेंड कर रहे हैं बिकॉज ऑलरेडी शिपमेंट्स रिलीज़ हो चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑन द वे हैं। सेल्फ सफिशिएंसी को मेंटेन करने, अचानक से मार्केट में प्राइस हाइक ना हो जाए, इन सब को देखते हुए डीजीएफटी ने कुछ इस तरीके का निर्णय लिया है। सिंस ये आर्टिकल प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है हम इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी नज़र डाल लेते हैं। डीजीएफटी की बात करें तो ये एक अटैच्ड ऑफिस है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया। ये ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरी इन्वॉल्व होती है इन रेगुलेशन एंड प्रमोटिंग ऑफ द फॉरेन ट्रेड अंटिल 1991। लेकिन 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ में बहुत ज़्यादा शिफ्ट हुआ और डीजीएफटी का रोल भी रेगुलेशन से फैसिलिटेशन की ओर आ गया। इसके ऑब्जेक्टिव हैं ताकि ये इंक्रीज़ कर सके जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है, इंटरेस्ट ऑफ कंट्री को प्रमोट कर सके, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को यहाँ पर प्रमोट कर सके। अब डीजीएफटी का जो प्राइमरी फोकस है वो हो जाता है फैसिलिटेट करना एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को, अलाइनिंग विद लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़। इसका अगर हम हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो ये दिल्ली में हमें देखने मिलेगा जिसे हेड किया जाता है बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये एक रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है ताकि फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्हें इम्प्लीमेंट करना, इंडिया की एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ को ध्यान में रखते हुए और इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करते हुए जितने भी निर्णय लिए जाते हैं वो डीजीएफटी के द्वारा लिए जाते हैं। साथ ही ये लाइसेंस भी इशू करती है टू द एक्सपोर्टर एंड also monitor their corresponding obligation through a network of 25 regional offices. Along with that, you should also understand about the PLI scheme क्योंकि जब भी हम import export की बात करने वाले हैं हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं और इसको लेकर प्रोडक्ट लिंकिंग स्कीम गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया जा सके वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आपको याद होगा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन ने अनाउंस कर दिया था कि 1.97 लाख करोड़ रुपीस का एक बजट यहाँ पे रिलीज़ किया जा रहा है फॉर द पीएलआई स्कीम अंडर द 14 की सेक्टर्स। इसका काम क्या है? नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कैंपेन को बढ़ाना, नई जॉब्स को क्रिएट करना और एडिशनल प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ाना अगले 5 सालों में। मेजर मोटा मोटी तौर पर अगर हम बात करें तो इसका सबसे बड़ा काम था डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना। इसी को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम ने बोला कि हम क्या करने वाले हैं, वी विल ऑफर इंसेंटिव। ठीक है, कब?
अगर यहाँ पर जो डोमेस्टिकेशन हो रहा है वो आत्मनिर्भर भारत के अंदर हमें देखने मिलेगा। ये इंसेंटिव यहाँ पर परसेंटेज के वैल्यू में प्रोवाइड किए जाएंगे ऑफ द इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन, एनकरेजिंग कंपनीज टू इंक्रीज देयर मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट। साथ ही स्कीम एम करती है कि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाया जा सके, सो दैट जितना भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया की तरफ आ सके, सो दैट इंडिया की जो डिपेंडेंसी है क्रिटिकल सेक्टर्स में वो कम हो सके। बेसिकली इसका काम क्या था, गवर्नमेंट का जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव है उसको प्रमोट करना। अब इसके अंदर जिन 14 की सेक्टर्स को डिसाइड किया गया है वो कुछ इस तरीके से हैं, दैट यू कैन सी, लाइक drug intermediaries, active pharmaceutical integration, large scale electronic manufacturing, manufacturing of medical devices, and technology products, etc., etc., which you can see here on your screen. चलिए, moving on to the next article. We are talking about the GST Council on the gambling issue. ठीक है, जीएसटी का गेमिंग को लेकर जो यहाँ पर डिसीजन आया है उसके बारे में हम बात करेंगे। रिलेवेंस हो जाता है जीएस पेपर 3 के बारे में। देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, जिसे हम जीएसटी काउंसिल बोलते हैं, इन्होंने रिसेंटली कन्वेंट किया है कि ये रिकन्सिडर करेंगे ऐसे टैक्स को जो ये लगाते हैं कसिनोज पर, हॉर्स रेसिंग पर, ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के ऊपर। देखिए, इनिशियली काउंसिल ने डिसाइड किया था कि 28% जीएसटी लगाएंगे ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द बेट्स जो प्लेस की जा रही हैं बाय द पार्टिसिपेंट। इसको क्रिटिसाइज किया बाय द इंडस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री। अब देखिए, ऑनलाइन गेमिंग प्लेयर्स ने आर्ग्यू किया कि 28% जीएसटी, वो भी फेस वैल्यू बेट्स का, ये कहीं से कहीं तक एक हेल्दी साइन नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से आप देखेंगे जो सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट है, जो अट्रैक्शन है, जो न्यूमरस जॉब्स हैं, उन पर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिल सकता है। साथ ही इन्होंने बोला कि जो भी टैक्स बेस्ड हैं, ग्लोबल नॉर्म्स हैं, ताकि जैसे आप गैम्बलिंग को लेकर देख लेंगे, गेमिंग्स को लेकर देख लेंगे, उनको ध्यान में यहाँ पर रखा जाए। बट काउंसिल इवेंचुअली डिसाइडेड कि वो 28% का ही जीएसटी यहाँ पर लगाएंगे, बट फाइनली इसको रिकन्सिडर यहाँ पर किया जा रहा है। न्यू फॉर्मुलेशन के हिसाब से अगर बात करें तो अगर कोई एक व्यक्ति 1000 रुपये बैट लगाता है और 1000 रुपये जीतता है, सो जो टैक्स है उसको लिमिट कर दिया जाएगा ऑन द इनिशियल 1000 वेजर। हालांकि अगर वो दोबारा इन्वेस्ट करते हैं एज द पार्ट ऑफ देयर विनिंग इन सब्सिक्वेंट बेट। अब ये जो इम्प्लीमेंटेशन है इसको रिवाइज किया जा रहा है और इसका जो इम्प्लीकेशन है वो लगभग 1 अक्टूबर के आसपास से हमें देखने के लिए मिल जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट दी जीएसटी काउंसिल है। अगर हम बात करें नेशन वाइड एक टैक्स का सिस्टम लाने के लिए जीएसटी को प्रपोज करने की बात करी थी केलकर टास्क फोर्स ने इन 2000। ऑब्जेक्टिव था कि जितना कॉम्प्लिकेशन है उसको यहाँ पर दूर करना, सिंगल एम्बिग्यूटी, सिंगल अम्ब्रेला के अंदर सारे टैक्सेशन सिस्टम को लाना, अलॉन्ग विद दैट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़ाना, ताकि ये कॉम्प्लेक्स और अजीब सा जो टैक्स स्ट्रक्चर हमारे यहाँ है उसको ख़त्म किया जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए 122nd अमेंडमेंट बिल, याद रखिएगा 122वां अमेंडमेंट बिल लाया गया था इन 2014, जिसने इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में कि हमें जीएसटी यहाँ पर हमें जीएसटी की यहाँ आवश्यकता है। हालांकि इस बिल को बहुत सारा चैलेंज किया गया, यहाँ पर बहुत सारी इश्यूज हमें देखने मिले, एंड अ ईयर आफ्टर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन के बाद इस बिल को यहाँ पर पार्लियामेंट के थ्रू पास कर दिया गया और फाइनली प्रेसिडेंट का असेंट इसको मिल गया 8 सितंबर 2016। और इसी के साथ 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के साथ 2016 में जीएसटी हमारे पास आया। देखिए यहाँ पर डिफरेंस है, ये मैंने बोला था 122वां बिल कितनी भी बार प्रपोज किया जा सकता है, अनटिल अनलेस उसे पार्लियामेंट के दोनों सदनों के द्वारा पास नहीं किया जा रहा वो अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। सो व्हेन इट कम्स टू बिल इज 122nd, लेकिन जब अप्रूवल हुआ तो इट वाज द 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को इम्प्लीमेंट कर दिया गया और इसने हमारा जो पुराना सेंट्रल स्टेट टैक्स सिस्टम है उसको ख़त्म कर दिया।
गुड्स एंड सर्विसेज ने अलग अलग चीज़ों में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टैक्स स्लैब्स को रखा, जिसमें 5%, 12%, 18% से लेकर 28% तक जीएसटी यहाँ पर लिया जाएगा। अलॉन्ग विद दैट कंपनसेशन सेस को भी यहाँ पर लाया गया है और सर्टेन लग्जरी आइटम। इसी के साथ एक जीएसटी नेटवर्क या जीएसटीएन यहाँ पर बनाया गया ताकि जो आईटी इंडस्ट्रीज़ है उनको एक बैकबोन प्रोवाइड की जा सके। जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन के बाद बहुत सारे इसमें चेंजेस हमें देखने मिले हैं, सेंटर स्टेट के बीच में डिफरेंसेस देखने मिले हैं, दोज आर कंटिन्यूसली गोइंग ऑन। अगर हम बात करें इसके सेलेंट फीचर्स क्या होते हैं, तो देखिए वन टैक्स वन नेशन वन टैक्स की पॉलिसी को ये प्रमोट करता है, क्योंकि एक ही देश है और सभी के अलग अलग टैक्सेशन सिस्टम हमारी यूनिटी को कहीं ना कहीं ख़राब करते हैं और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। अलॉन्ग विद दैट ये एक डुअल स्ट्रक्चर फॉर्मेट पर काम करता है, जहाँ पर आप देखेंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट आईजीएसटी का भी कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए स्टेट है, बी स्टेट है, दोनों के बीच में इंटर स्टेट अगर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो आईजीएसटी का भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है। अलॉन्ग विद दैट ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। देखिए ये प्रत्येक स्टेज पर इट बेसिकली लेवीज एट ईच स्टेज ऑफ द सप्लाई चेन। इसकी वजह से जो फ्लो है क्रेडिट्स का वो इजी हो जाता है और जो टैक्स का बर्डन है वो एंड कंज्यूमर के ऊपर नहीं पड़ता। अलॉन्ग विद दैट ये इनपुट टैक्स क्रेडिट के फॉर्म में काम करता है और जो कि छोटे बिजनेसेस हैं जिनका टर्नओवर आपको काफ़ी कम देखने मिलेगा, 20 लाख या उससे कम का सप्लायर है, वहाँ पर आप देखेंगे कि जीएसटी यहाँ पर उनको कुछ चीज़ों से एग्जम्प्टेड करके रखता है। इसी के साथ अगर हम जीएसटी काउंसिल के कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पर आपको एक चेयरपर्सन देखने मिलेगा जो कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, जो कि इसके चेयरपर्सन के रूप में काम करेंगे। वहीं अगर हम मेंबर्स की बात करें तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस, member from the state like each state and UT and territory with a legislative assembly nominates its finance minister और any minister जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट की तरफ से रिप्रेजेंट करेगा वो इसका पार्ट होता है। अलॉन्ग विद दैट आपको यहाँ पर एक स्पेशल इन्वाइटी भी देखने मिलेगा जो इस पूरे ग्रुप का आपको पार्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में, जहां हम देखेंगे सऊदी इजराइल रिलेशनशिप, अमेरिका परस्यूट ऑफ सऊदी इजराइल रीअप्रोचमेंट। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जीएस पेपर 3 के लिए। देखिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है ताकि वो रिकाउंसिल करवा सके सऊदी अरेबिया और इजराइल के अंदर। बहुत सारे सरकमस्टांसेस ऐसे हैं जो दोनों कंट्रीज़ यहाँ पर फेस कर रही हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए द यूएसए इज ट्राइंग वेरी हार्ड कि यहाँ पर एक रिकनसाइलमेंट किया जा सके। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स देखें आर्टिकल में तो सऊदी अरेबिया देखिए अपने जो स्ट्रैटेजिक ऑप्शन है इन्हें डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है। कैसे? अगर हमें याद है अभी रिसेंटली ईरान के साथ दोस्ती हो जाना, रशिया के साथ कोऑपरेशन क्रिएट कर लेना, वहीं सीरिया को अरब फोल्ड में वापस लाने की तैयारी करना, ये सारी की सारी चीज़ें यूएस के इंटरेस्ट को लेके थोड़ी सी चैलेंजिंग देखने के लिए नज़र आती हैं। नाउ व्हाट यूएस वांट कि सऊदी और इजराइल के जो रिलेशन है ये भी नॉर्मलाइज हो जाए। अब देखिए यहाँ पर मोटिव क्या है, देखिए दोनों पार्टीज़ के अपने अलग अलग कारण है। यूएस चाहता है कि वो एक री एंट्रेंस यहाँ पर क्रिएट कर सके, मिडिल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस बना सके। सऊदी अरेबिया चाहता है कि वो एक मोर नेशनलिस्ट पावर के रूप में इमर्ज हो सके। वहीं इजराइल चाहता है कि उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए इन दी अरब इस्लामिक वर्ल्ड, क्योंकि अभी तक इजराइल को साइड में ही रखा जाता है। तो तीनों के अपने अलग अलग इंटरेस्ट हैं और तीनों अपने इंटरेस्ट की वजह से चाहते हैं कि इजराइल और सऊदी अरेबिया का जो रिलेशन है वो रीस्टेब्लिश हो सके। अब इसका ग्लोबल इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे इट कुड बी वेरी प्रोफाउंड। देखिए दूसरे इस्लामिक कंट्रीज़ जो कि सऊदी अरेबिया को लीड मानते हैं, लीडर की तरह फॉलो करते हैं, लेकिन वो इस मार्जिनलाइजेशन से पैलेस्टीन के इशू को लेकर शायद खुश नहीं होंगे। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से अगर हम बात करें तो ये जो रिकन्सिलिएशन है ये हमारे लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि इंडिया हैज़ अ गुड रिलेशनशिप विद सऊदी अरेबिया एज वेल एज इंडिया हैज़ गुड रिलेशनशिप विद इजराइल, और ये इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर देगा क्योंकि यूएस लगातार
चाइना के कॉन्टेक्स्ट में लेकर या फिर यूक्रेन रशिया के कॉन्टेक्स्ट में लेकर इंडिया को बार बार पुश बैक करने की कोशिश करता है। हालांकि ये इंडिया के लिए एक हाइपोथेटिक सिचुएशन क्रिएट कर देगा इन द इस्लामिक कंट्री, और इंडिया के पास एक बहुत अच्छा कारण भी हो जाएगा क्योंकि इंडिया और इजराइल के रिलेशन अच्छे हैं, तो शायद इस्लामिक कंट्रीज़ में इंडिया का जो स्टैंड है वो बहुत अच्छा हमें देखने के लिए मिल सकता है। बात करें इसराइल और मिडिल ईस्ट के बारे में, तो इसराइल एक छोटा प्रीडोमिनेंटली जूइश कंट्री आपको देखने मिलेगी जो कि मेडिटेरियन रीजन के बीच में बनी हुई है, जिसे आप यूजुअली मिडिल ईस्ट का नाम देते हैं। इसी रीजन को हम साउथ वेस्ट एशिया, वेस्टर्न एशिया के नाम से भी जानते हैं, जो जियोपॉलिटिकली यूरोप, अफ्रीका और एशिया को कनेक्ट करने का काम करता है। इसराइल की प्रेजेंस अगर हम इस रीजन में बात करें तो ये रीजनल इंटरनेशनल रीजन से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रही है। सो दिस इज़ हाउ द मिडिल ईस्ट मैप्स लुक्स लाइक। अगर आप देखेंगे तो ये जो कंट्री है दिस इज़ इसराइल। अब बात की जा रही है कि सऊदी के जो रिलेशन है वो भाई ईरान के साथ तो हुई ही गए हैं, उसके अलावा ये सीरिया को इस्टेब्लिश कर रहे हैं अरब वर्ल्ड के अंदर। नाउ यूएसए वांट कि भाई आप इसराइल के साथ भी दोस्ती कर लीजिए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में अगर हम बात करें तो मॉडर्न स्टेट इसराइल जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट हमें 1948 में देखने मिला था, जैसे ही ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ख़त्म हुआ था ओवर द रीजन जिसको पैलेस्टीन के नाम से जाना जाता है, और जैसे ही ब्रिटिश यहाँ से गए यहाँ पर इन्होंने इश्यूज क्रिएट कर दिए थे। इस इस्टेब्लिशमेंट है जो इसराइल का, उसका आने का सबसे बड़ा कारण था वर्ल्ड वॉर टू, और जो होलोकास्ट किया गया था ज्यूइस का बाय दी नाजीज जर्मनी आर्मी, उसकी वजह से आपको एक इसराइल का इस्टेब्लिशमेंट देखने के लिए मिलेगा। यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान ने डिवाइड कर दिया पैलेस्टीन लैंड को दो भागों में, एक तो ज्यूइस के लिए और दूसरा अरब वर्ल्ड के लिए, जिसके ही बाद आप देखेंगे ये इसराइल का क्रिएशन यहाँ हमें देखने के लिए मिलेगा। और इसी के साथ सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट इसराइल और पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हो जाएगी। देखिए जैसे ही क्रिएशन होगा इसराइल का, इससे एक लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट निकल कर आ जाएगा विद द अरब पॉपुलेशन, particularly the Palestinians who saw it as the usurpation of their land. Israel-Palestine conflict has been characterized by the terrestrial dispute, regional dispute, violence and multiple attempts of peace negotiation. यहाँ पर जो की इशू है वो है बॉर्डर्स का, द स्टेटस ऑफ जेरूसलम। देखिए राइट ऑफ रिटर्न फॉर द पैलेस्टीन रिफ्यूजी एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन स्टेट। अलग अलग पीस इनिशिएटिव यहाँ पर लेके काम किया गया है, लाइक ऑस्लो अकॉर्ड, कैंप डेविड समिट, लेकिन बार बार ये लॉन्ग रिजोल्यूशन कुछ खास रिजल्ट्स लेके नहीं आ पाते, और इसी के बाद आपको देखने मिलेगा अरब और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट। देखिए इसराइल और पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट के अलावा इसराइल को बहुत सारे न्यूमरस वॉर भी फेस करने पड़े हैं, कॉन्फ्लिक्ट देखने पड़े हैं विद देयर अरब नेबर्स। 1948 की बात करें तो इसको सराउंड कर लिया गया था बाय द अरब स्टेट्स वेज्ड अ वॉर अगेंस्ट इसराइल, जिसकी वजह से 1948 में पहला अरब और इसराइली वॉर हमें देखने के लिए मिला था। सब्सिक्वेंटली कॉन्फ्लिक्ट यहाँ से बढ़ेगा और 6 दिन एक वॉर चलेगी 1967 में, देन अगेन किम्पूर वॉर 1973 एंड लेबनान वॉर इन 1980। अब देखिए अरब स्टेट्स जो हैं वो देखिए लगातार अपोज करते हैं इसराइल के एग्जिस्टेंस को लेकर। सब किसी का बोलना है कि देखिए ये डिप्लोमेसी है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, और पैलेस्टीन का जो इम्पैक्ट है उसको भी ख़त्म करने की बात यहाँ पर की जाती है। बहुत बार इशूज़ आए और यहाँ पर पीस ट्रीटीज़ को साइन करने की भी कोशिश करी गई। 1979 में इसराइल ने एक पीस ट्रीटी साइन करी इजिप्ट के साथ, और इसी के साथ इट मेक्स इट्स द फर्स्ट अरब कंट्री टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज इसराइल, और इसी के साथ पहली बार इसराइल आपको एज ए कंट्री, एज ए नेशन जिसको वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक्सेप्ट किया गया हो इजिप्ट के द्वारा, वो अस्तित्व में आएगा। 1944 में सेम ट्रीटी साइन की गई जॉर्डन के साथ, और इन एग्रीमेंट्स ने इसराइल का जो स्टैंडिंग है अरब वर्ल्ड में उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिएट कर दिया। इसी के अलावा हमें समझना होगा ईरान और इसराइल के बीच में टेंशन क्या है। देखिए ईरान की अगर हम बात करें तो ये शिया मुस्लिम कंट्री है,
वहीं अगर आप देखेंगे इसराइल की, तो वो जूइश कंट्री है और इरानियन गवर्नमेंट कंटिन्यूसली क्रिटिसाइज़ करती है इसराइल के एग्जिस्टेंस को। उन वो मानते नहीं हैं कि भाई यहाँ पर इसराइल जैसी कोई कंट्री होनी चाहिए। इनफैक्ट वो उसको रिकॉग्निशन भी नहीं देते। अलॉन्ग विद दैट, यहाँ पर ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये भी कहीं ना कहीं ईरान और इसराइल के बीच में एक टेंशन की बात बनी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट्स को भी ध्यान में रखा जाता है। इसी के अलावा जो रीजनल पावर डायनामिक्स हैं, उनकी वजह से भी आपको इस पूरे क्षेत्र में टेंशन देखने के लिए मिलेगी। देखिए, इसराइल को अगर हम बात करें तो यूजुअली मिलिट्री और टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस माना जाता है इस पूरे रीजन में। इनका जो डिफेंस मैकेनिज्म है विच इज़ एक्सट्रीमली वेरी स्ट्रॉन्ग। इनफैक्ट सो मैनी कंट्रीज बिलीव कि इसराइल ने जो अपना न्यूक्लियर डिक्लेरेशन है उसको बहुत सही सही नहीं बताया है। एंड नो वन नोज हाउ मच न्यूक्लियर पावर इसराइल है। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसराइल बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में आप देखेंगे हाई टेक सेक्टर है, जिसमें बहुत सारे स्टार्टअप हैं, अलग अलग साइंटिस्ट आपको देखने मिल जाएंगे। अ लॉट ऑफ इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी इसको अपने नेबरिंग कंट्री से बहुत ज़्यादा हाई बना देता है, जिसकी वजह से आपको टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, हम बात करेंगे पाकिस्तान के FATF डिमांड्स के बारे में। देखिए, पाकिस्तान की सेनेट ने पास कर दिया है नेशनल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म अथॉरिटी बिल, जो कि यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग इश्यूज और टेरर जैसी एक्टिविटीज़ को कॉम्बैट करने के लिए काम करेगा। ये जो प्रपोज है इसको किया गया है बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो कि यहाँ पर इंक्लूड करेगा जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इनको एक साथ लाकर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग जैसी एक्टिविटीज़ को कम करने के लिए। देखिए, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो FATF की ग्रे लिस्ट का पार्ट है 2018 से, विच मीन्स यहाँ पर पाकिस्तान को माना जाता है कि वो टेरर फंडिंग, काउंटर फाइनेंसिंग जैसी कामों के लिए कोई खास या कड़ा रुख नहीं अपनाता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे पाकिस्तान का ये जो मूव है, ये जो एफर्ट्स हैं, वो उसे FATF की ग्रे लिस्ट से हटाकर बाहर लेकर आने का काम कर देंगे। ओके, चलिए FATF के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक इंटर ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1989 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस पेरिस में हमें देखने मिलेगा। FATF का मेजर काम है मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग और पॉलीफेरेशन वेपन्स या मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स को नज़र में रखना, कंट्रोल करना। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट करता है ताकि एक मेजर यहाँ पर क्रिएट किए जा सके, प्रमोट किया जा सके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन टू कॉम्बैट विद दी फाइनेंशियल क्राइम्स। साथ ही ये म्यूचुअल एवोल्यूशन के ऊपर काम करता है, जिसके अंदर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, काउंटर टेररिज्म या फाइनेंशियल मेजर्स को ध्यान में रख के नियम बनाए जाते हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलेट करने के लिए, रिकमेंडेशन करने के लिए, या जो भी इमर्जिंग क्राइसिस होते हैं उन सभी को देखते हुए ये ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग रिकमेंडेशन समय समय पर देती रहती है। अब देखिए, अगर FATF की हम बात करें तो ये कंट्रीज़ को उनकी एक्टिविटीज़ के हिसाब से लिस्ट का पार्ट बनाता है। FATF की ग्रे लिस्ट होने का मतलब है कि कंट्रीज़ हैव डेफिशिएंसी इन देयर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़, यानी ये मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, काउंटर टेररिज्म को लेकर कोई खास कदम नहीं उठा रहे हैं। ऐसे में FATF की ग्रे लिस्ट में आने का मतलब है कि कंट्रीज़ को अपनी जो मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज़ हैं या उनको एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो कदम है उनको और भी सख्त बनाने की आवश्यकता है। चलिए, डिस्कसिंग अबाउट द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, हम बात करने वाले हैं मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट की, जहां पर इंडिया को ओवरवेट का दर्जा दे दिया गया है। इंपॉर्टेंट है GS पेपर 3 के लिए। देखिए, मॉर्गन स्टैनली ने अपग्रेड किया है इंडियन मार्केट रेटिंग को टू दी ओवरवेट, जो कि एक इंडिकेटर है कि भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और हायर वेटेज इन्वेस्टमेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये जो अपग्रेडेशन है, इनको बहुत सारे फैक्टर्स, कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए, सप्लाई साइड पॉलिसी रिफॉर्म्स को देखते हुए, GST इंडिया स्ट्राइक को देखते हुए और इंडिया का जो फोकस है
एफडीआई पे थोड़ा एफडीआई पे ज़्यादा होना, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बढ़ाना, इन सभी को देखते हुए ये पूरी की पूरी नई स्टडी सामने आई है। इंडिया की जो ग्रोथ है इसको माना जा रहा है कि इसमें एक ट्रांजिशन आपको देखने मिलेगा। एक इकोनॉमिक पिरामिड है जिसमें मिलियन ऑफ एग्जिस्टिंग पोवर्टी जो है वो राइज करके मिडिल और रिच हाउस होल्ड की तरफ मूव कर रहे हैं। चलिए, अदर देन द स्टडी ऑफ दिस रिपोर्ट, यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल हुआ था, इंडिया स्टेक। इंडिया स्टेक एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव है जिसे लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ताकि एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया जा सके, सो दैट डिफरेंट डिफरेंट जो सर्विसेज हैं, जो एप्लीकेशन है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन देखने मिले। अगर हम इसकी बात करें तो ये बिल्ट ऑन ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, जो एक टाइम मैनर के अंदर जितनी भी सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड करने का काम करता है। ये कौन सी सर्विसेज हैं? लाइक ई-केवाईसी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, डिजिटल लॉकर, ई सिग्नेचर जैसी सारी सर्विसेज आपको इंडिया स्टैक के अंदर देखने के लिए मिलेगी। ये इंडिया को एक डिजिटल इकोसिस्टम, एक रोबस्ट डिजिटल इकोसिस्टम प्रोवाइड करने की बात करता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करता है, और जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उन्हें एक टाइम मैनर में एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करने की भी बात करता है, सो दैट जितना भी डिजिटल पेमेंट है उनको यहाँ पर प्रमोट किया जा सके, करप्शन को रिड्यूस किया जा सके, और एफिशिएंसी जो है गवर्नमेंट स्कीम्स की या सर्विसेज की लोगों तक पहुँचाना, बिजनेस तक पहुँचाना, फिनटेक कंपनीज तक पहुँचाना, उसको एक ही स्थान पर किया जा सके। साथ ही ये इनोवेशन को प्रमोट करता है, डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, और नए डिजिटल सॉल्यूशंस को भी प्रमोट करने का काम करता है। अगर आप इंडिया स्टैक की बात करेंगे तो आपको ये सारी की सारी सर्विसेज इंडिया स्टैक के अंदर देखने के लिए मिलेंगी। ये इसके की कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। ये थे आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। हम बात करते हैं मेंस के क्वेश्चंस के बारे में। वर्ड लिमिट है 200। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप अपने आंसर्स यहाँ अपलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, एलैबोरेट इंडिया स्टेक एंड इट्स कंपोनेंट, हाउ इट इज़ बेनिफिशियल फॉर इंडियन इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट इज व्हाट इज गुड एंड सर्विसेज टैक्स एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द प्रीवियस टैक्स सिस्टम इन इंडिया। ऑल्सो डिस्कस द रोल ऑफ द GST काउंसिल। दिस इज इट। ये थे इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट like button, comment your valuable feedback, and also press the subscribe button to never miss any updates. Thank you and see you tomorrow.